नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में कल विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित। कोटा में राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू। लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री कल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय, गर्मी और उमस से मिली राहत। और प्रदेश में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कल से होंगे ब्लॉक स्तरीय मुकाबले। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 15 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के लगभग 1,500 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत में पिछली बार 1974 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग इस दृष्टि से अनूठा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र के हित में कई उपाय किए हैं, जिससे पिछले 8 वर्ष में देश में दुग्ध उत्पादन में 44% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारतीय डेयरी उद्योग का योगदान 23% है। देश में लगभग 21 करोड़ टन दुग्ध का वार्षिक उत्पादन 8 करोड़ डेयरी किसानों का सशक्तिकरण करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के साथ संवाद और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार संयुक्त रूप से संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और युवाओं के साथ साथ देश भर के सभी 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के सजीव प्रसारण के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होने की आशा है। युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए इसका आयोजन किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए नोडल विभाग है। युवाओं, बच्चों और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 272 जिलों में 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। अब तक 3 करोड़ युवाओं, 2 करोड़ महिलाओं और 1,59,000 शिक्षण संस्थानों सहित 8 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का आज निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ज्योतेश्वर धाम में उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वामी स्वरूपानंद पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज देश में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। महारानी का 96 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया था। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को होगा। आज देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा और मनोरंजन के कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं हुए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आर के शिशिर ने सामान्य रैंक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि लड़कियों में तनिष्का काबरा अव्वल हैं। इस साल कुल 40,712 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इनमें 6,516 लड़कियां हैं। ये परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। सिरोही जिले के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्था का वैश्विक शिखर सम्मेलन आज से शुरू हुआ। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी मूल सभ्यता शांति की रही है। शांति से ही सबका भला होगा। हम सभी को अच्छे कार्यों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए।
सम्मेलन में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सहित कई हस्तियों ने शिरकत की। इसमें देश विदेश से आए 5,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज नागौर के डीडवाना में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्री मलिक ने कहा कि हमें कुरीतियों को छोड़कर बालिका शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। इसके बाद श्री मलिक मौलासर के लिए रवाना हुए। देश में अब तक 215 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी आज कोटा में शुरू हुई। रक्षा क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। T-90 और BMP-2 टैंकों, बंदूकों तथा विभिन्न प्रकार की स्नाइपर और मशीन गनों, सैन्य पुलों सहित विभिन्न उपकरणों को प्रदर्शनी में दिखाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को भी उत्साह के साथ प्रदर्शनी दिखाने ला रहे हैं। कोटा के दशहरा मैदान में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में भारत की सबसे एडवांस मिसाइल आकाश भी आई है। वहीं बंदूकें, मिसाइल, तोप, टैंक भी आकर्षित कर रहे हैं। आयोजन के दूसरे दिन सुबह 9 बजे कॉन्क्लेव का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, डिफेंस कंपनियों के प्रतिनिधि और रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। सोमवार को उद्घाटन सत्र के बाद इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग और उसमें MSME की भूमिका पर चर्चा होगी। दोपहर स्टार्टअप सेशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अवसरों पर प्रकाश डालेंगे। राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही डिफेंस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन का प्रमुख आकर्षण ड्रोन लाइट और लाइव कंसर्ट भी रहेगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान लोकसभा कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानियों को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्रीगंगानगर में BSF ने केसरी सिंहपुर में एक घुसपैठिए को पकड़ा है। ये व्यक्ति कोहली पोस्ट के पास से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वनकर्मियों को ट्वीट संदेश के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर बाग परियोजना क्षेत्र में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वन और वन्य जीवों के लिए प्राण गंवाने वाले शहीदों की वीरता को नमन किया गया। बूंदी जिले के गोठड़ा में क्षमावाणी पर्व के अवसर पर जैन समुदाय की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पार्श्वनाथ भवन परिसर में लगे इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झालावाड़ काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई में आज से विद्युत उत्पादन फिर शुरू हुआ। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व 600 मेगावाट की पहली इकाई में ट्यूब लीकेज के कारण विद्युत उत्पादन ठप हो गया था, जिसे थर्मल इंजीनियर्स ने ठीक कर इसमें विद्युत उत्पादन पुनः शुरू हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। औषधि नियंत्रण अधिकारी अब दवाई की दुकानों का निरीक्षण कंप्यूटराइज्ड विश्लेषण के आधार पर करेंगे। ये रैंडम इंस्पेक्शन सिस्टम यानी औचक निरीक्षण होगा। वे अब अपनी मनमर्जी के मुताबिक दवाई की दुकानों पर नहीं जाएंगे। जोधपुर जिले में शुरू हो रही इस निरीक्षण प्रक्रिया में हर हफ्ते औषधि नियंत्रण अधिकारी 5 दुकानों का निरीक्षण कर दवाइयों के नमूने लेंगे। प्रदेश के 3 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अजमेर में प्रायोगिक तौर पर यह प्रक्रिया पहले ही चालू कर दी गई है। उदयपुर में इन दिनों घरेलू पर्यटकों की अच्छी आवक हो रही है। पिछले 2 महीने में उदयपुर ने पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार पर्यटन सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है।
कोरोना काल के बाद उदयपुर का पर्यटन हर माह नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते अगस्त माह में 12 साल के सबसे ज्यादा 1,42,370 देसी पर्यटक लेक सिटी घूमने पहुंचे हैं। इसके साथ ही कोरोना काल के 30 माह में पहली बार सबसे ज्यादा 5,230 विदेशी पर्यटक भी उदयपुर घूमने पहुंचे हैं। जुलाई की तुलना में अगस्त माह में 56,970 देसी और 2,050 विदेशी पर्यटक ज्यादा घूमने आए हैं। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि अगस्त में इस नए रिकॉर्ड के पीछे 3 बड़ी वजह थी: मानसून टूरिज्म, फेस्टिवल टूरिज्म और लंबा वीकेंड। विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होना भी उदयपुर के लिए शुभ संकेत है। आने वाले टूरिस्ट सीजन में इनकी संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। और अब मौसम। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में तेज हवा के साथ बरसात हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के गागरिन में मापी गई। वहीं अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से हुए हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसे झालावाड़ जिले के खानपुर और मनोहर थाना तथा बारां जिले के फूल बड़ौदा और चित्तौड़गढ़ जिले के सुखवाड़ा में हुए। टोंक जिले में आज कई जगह बरसात का दौर फिर से शुरू हुआ। मालपुरा क्षेत्र के लावा, छिराना सहित विभिन्न गांवों में झमाझम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। उधर श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद मौसम बदला और बारिश का दौर शुरू हुआ। श्रीगंगानगर, सादुलपुर और कालूवाला में बरसात हुई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा क्षेत्र के लांबा, जालखेड़ा, जालमपुरा, फलावदा सहित कई गांवों में हल्की वर्षा हुई। सिरोही जिले में भी अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। बाड़मेर जिले में विभिन्न स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। डूंगरपुर जिले के सोमकमला अंबा बांध के 2 गेट, बीसलपुर बांध और कोटा बैराज के एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 13 से 15 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम आज और तीव्र होकर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है और फिलहाल यह साउथ उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के बनने से राजस्थान के ज्यादातर भागों में विंड पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। सिस्टम का असर जो है वो अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों तक विशेष रूप से साउथ राजस्थान के भागों में अधिकतर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। इसके अलावा इस सिस्टम का सर्वाधिक असर जो है वो 13, 14 और 15 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में रहेगा। इस दौरान लगभग सभी संभागों के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक लेवल के मुकाबले कल से शुरू हो रहे हैं। इनमें 6 खेल प्रतियोगिताओं में 4,655 टीमों ने प्रदेश भर के 5 लाख से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 17 सितंबर तक ये प्रतियोगिताएं जिला मुख्यालयों के सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों पर होंगी। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से दुबई में होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में श्रीलंका ने सुपर 4 चरण में अपने तीनों मैच जीते हैं, वहीं पाकिस्तान ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। उसे अंतिम सुपर 4 मैच में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में कल विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस्ड का परिणाम घोषित हुआ। कोटा में राष्ट्रीय MSME रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गर्मी और उमस से राहत मिली है। और प्रदेश में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ब्लॉक स्तरीय मुकाबले कल से होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।